हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गंगवार ERDR। बेटा आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना टेस्ट डिस्कशन। टेस्ट कोड 6 जो अल्फा बीटा गामा थीटा डेल्टा साकार सभी बैचों में हुआ था। तो जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इज। इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो इक्विलिब्रियम में होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? इक्विलिब्रियम जहां पे भी बात आता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मतलब एफ नेट जीरो होना चाहिए। एफ नेट जीरो होगा तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, यानी इसका बी ऑप्शन सही होगा, इट्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। अगला क्वेश्चन है, आइडियल गैस टेकन थ्रू द प्रोसेस सोन इन प्रोसेस ए बी वर्क डन बाय सिस्टम इज पॉजिटिव। ए बी यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा, ठीक है, तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी, सॉरी यहाँ पे इसको फिर से करना। आइडियल गैस टेकन थ्रू द प्रोसेस सोन इन फिगर इन प्रोसेस ए बी वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव, तो वॉल्यूम की तो ऐसी कुछ बात है नहीं बेटा। उसके बाद आगे देखें, इन प्रोसेस ए बी हीट इज रिजेक्टेड आउट द सिस्टम। यहाँ पे देख रहे हैं इन प्रोसेस ए बी हीट इज रिजेक्टेड आउट ऑफ द सिस्टम। ए बी में अगला है कि इन प्रोसेस ए बी इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, तो ये तो इंटरनल एनर्जी बेटा कांस्टेंट होगा क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर भी इसका कांस्टेंट है। उसके बाद हम लोग कह रहे हैं इन प्रोसेस ए बी इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस। इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, कांस्टेंट है, तो ये भी गलत हो गया। तो प्रोसेस ए बी की बात करें जहां पे हीट रिजेक्टेड आउट ऑफ द सिस्टम, यहां पे हीट रिजेक्ट हो रही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन में देखें, व्हेन यूरेनियम 238 न्यूक्लियस ओरिजिनली एट रेस्ट डिकेड बाय द एमिट एन अल्फा पार्टिकल हैविंग अ स्पीड u, अल्फा पार्टिकल हैविंग स्पीड u, द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ रेसिडुअल न्यूक्लियस। तो यहाँ पे ये होगा, ये दो में टूटा, एक 2He4 में 2He4 यानी 4 हो गया, और ये टूटा होगा 238 है तो 234 में, 234 और 238। तो एक क्या होगा, जब रेस्ट में रहा होगा तो मोमेंटम पूरा जीरो होगा। एक के लिए होगा क्या, 234 इंटू सपोज v मान लिया, और अल्फा पार्टिकल के लिए हमारे पास स्पीड u दे रखी है, तो माइनस क्या हो जाएगा 4u, ठीक है, तो 4u इज इक्वल टू 234v हो जाएगा। तो बेटा v इज इक्वल टू कितना होगा, 4/234u, 234, 4/234u कहीं पे है क्या, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 54, कर्व ABCD आर ड्रॉन इन फिगर फॉर अ गिवन amount of gas curve which represent adiabatic and isothermal changes। एडियाबेटिक, कोई ऐसी एडियाबेटिक और आइसोथर्मल कर्व का जो स्लोप होता है, अगर आइसोथर्मल की बात करें तो -P/V होता है, एडियाबेटिक की बात करें तो ये होता है माइनस गामा टाइम्स ऑफ P/V, जिसमें माइनस का मतलब है क्या बेटा, ये एक्यूट नहीं, ऑब्ट्यूस। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहे हैं वो एक्यूट वाले हैं, तो ये दोनों तो बिल्कुल गायब हो गए, यही दोनों बचेंगे। तो ये दोनों में जिसका जो ज्यादा स्टीपर होगा एडियाबेटिक, जो कम होगा वो आइसोथर्मल, तो यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 155 में देखिए, अ कप ऑफ टी कूल फ्रॉम 80 to 60 इन 1 मिनट एम्बिएंट टेम्परेचर, एम्बिएंट का मतलब सराउंडिंग, एम्बिएंट का मतलब बेटा सराउंडिंग है, इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड, इज कूलिंग फ्रॉम 60 to 50 इट विल टेक। तो एक आपको फॉर्मूला याद होगा, कौन सा फॉर्मूला, एक फॉर्मूला आपको बताया जाता था, T1 माइनस T2 अपॉन टाइम इज इक्वल टू K टाइम्स या K डैश, इसको ले लीजिए, T1 प्लस T2 अपॉन 2 और माइनस ये टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो बेटा यहां से देखना जरा क्या निकलने वाला है, तो 80 और 60, तो 80 माइनस 60 अपॉन ये T हो जाएगा, कांस्टेंट कट जाता है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा जरा, T की जगह अगर हम लोग यहाँ पे एक काम कर लें, इसको इस T की जगह यहाँ पे कितना 1 मिनट दे रखा है, तो इसको 60 सेकंड ले लेते हैं, और ये K डैश टाइम्स कितना हो जाएगा T1 प्लस T2,
यानी हो जाएगा 80 प्लस 60 अपॉन 2 माइनस एम्बिएंट 30। दूसरी वाली कंडीशन में कितना हो जाएगा बच्चे, दूसरी वाली कंडीशन में हो जाएगा हमारे पास 60 से 50 हो रहा है, यानी 60 माइनस 50 अपॉन ये t ले लीजिए और ये k डैश टाइम्स कितना हो जाएगा 60 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा और माइनस का ये 30 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 8 ये जो 80 और 60 20 आया और 20/60 यानी 2/6 आ जाएगा और ये k डैश कट गया। यहाँ पे देखिए 8 से 14 140 और डिवाइडेड बाई 2 140 डिवाइडेड बाई 2 70 माइनस 30 हो गया 40 और डिवाइडेड बाई ये कितना 60 में से 50 गया 10 10/t हो गया और इधर कितना आ गया बच्चे 6 5 11 110 डिवाइडेड बाई 2 यानी हो गया 55 55 में से 30 घटाओगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 25। ठीक है, तो अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना है तो जरा जल्दी जल्दी सॉल्व कर लो। 5 8 40 5 25। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2/6 इंटू t/10 इज इक्वल टू 8/5। तो देखिए जरा 5 2 जा 10 हो जाएगा, 2 और 2 कट जाए 8 छंग 48 यानी आ गया t इज इक्वल टू 48 सेकेंड। 48 सेकेंड, डी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस ऑन अ गैस गामा इज इक्वल टू 1.4 द प्रेशर इज इंक्रीज बाय 0.5% द वॉल्यूम ऑफ डिक्रीज बाय अमाउंट। तो बेटा हमने इसको आपको बताया था कि हमेशा परसेंटेज एरर से ऐसे क्वेश्चन करिएगा। ठीक है, तो एडियाबेटिक फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या होता है आपको p की pv टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, p इक्वल टू v कांस्टेंट अपॉन v टू द पावर गामा। तो बेटा ऊपर जाके माइनस में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, डेल्टा p अपॉन p इंटू 100 इज इक्वल टू ये गामा पहले आ जाएगा डेल्टा v अपॉन v इंटू 100। किसमें परसेंटेज दे रखा है, इसमें दे रखा है प्रेशर इंक्रीज बाय 0.5, ये मेरे को निकालना है। तो ये 0.5 हो गया, गामा की वैल्यू डिवाइड हो जाएगी जो कि वैल्यू है 1.4 हो जाएगी, है ना, और ये हो जाएगा परसेंटेज डिक्रीज इन v में जितना परसेंटेज डिक्रीज कर रहा वो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बच्चे, इसमें सॉल्व ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा 5/14। ठीक है, 14 दूना 28 14 या 42 यानी 0.3 वाला कोई ऑप्शन है क्या, 0.36 यही बिल्कुल सही होगा। आगे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ये थोड़े शॉर्टकट तरीके हैं जिससे क्वेश्चन जल्दी आ जाएगा। ये आएगा 0.3 समथिंग, तो इसीलिए 0.36 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 157 द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल आर गिवन बाई x इक्वल टू 3060। x इक्वल टू बेटा है 3060 और y इक्वल टू दे रखा है इसमें, सॉरी 2y दे रखा है, 2y इक्वल टू 96t और माइनस 9.8t स्क्वायर। ठीक है, सेम जैसे प्रोजेक्टाइल का पाथ निकालते थे वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे अपनाना है। हमें बताना है द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यहां से t बराबर कितना आ जाएगा बच्चे, x अपॉन 36 आएगा कि नहीं। तो y इक्वल टू कितना होगा 96 और t की जगह x अपॉन 36 और ये 2 को भी मैंने डिवाइड कर दिया माइनस 9.8 और 2 से ये डिवाइड हो गया टी स्क्वायर की जगह x अपॉन 36 का होल स्क्वायर। ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप समझ सकते हैं 2 48 96 हो गया और ये कितना 6 छंग 36 6 8 48 2 3 जा 6 2 4 जा 8। तो y इक्वल टू आया 4/3x माइनस डॉट डॉट डॉट। आगे की कहानी मैंने नहीं लिखी, रीजन आप जानते हो, y इक्वल टू x tan थीटा माइनस डॉट 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 यहाँ एक्स स्क्वायर। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल बना रहा तो आगे देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ x के साथ tan थीटा है तो यहाँ x के साथ कौन है 4/3 है, यानी हमारे पास tan थीटा आ गया बच्चे 4/3। तो जरा यहाँ पे ट्रायंगल जब बनाओगे तो ट्रायंगल में क्या देखोगे, ट्रायंगल में ये 4 है ये 3 है तो ये अपने आप आ जाएगा क्या 5, यानी यहां से साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/5। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड इट विल गिव साइन इनवर्स 4/5। साइन इनवर्स 4/5 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड।
तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला क्या होता है, T1 अपॉन T2 माइनस T1। तो ये कितना हो जाएगा 273 डिवाइडेड बाई 300 माइनस 273। तो ये कितना हो जाएगा बच्चे 273। T1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 है और ये 30 है, तो 0 के लिए ये 273 हो जाएगा, इसमें 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 300। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालना था, तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इसको जब डिवाइड करेंगे बच्चे तो कितना आ जाएगा, डिवाइड करने पे ये आएगा ये 273 अपॉन कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 30। देखिए यहाँ पे 30 को 10 टाइम्स 300 होता है, इससे कुछ कम है लगभग यही 9, तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आंसर कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कार्नोट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन 2 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड, दो के बीच में ऑपरेट हो रहा। तो जो ऑपरेट यानी इसका कार्नोट इंजन अगर ये कहा जाए क्या, तो ये कोल्ड, यहाँ पे हमारे पास क्या है ये हॉट बॉडी का टेम्परेचर है और ये टेम्परेचर किसका है जो कोल्ड बॉडी होती है उसका है। तो यहाँ पे हमको निकालना है इफिशियंसी ऑफ इंजन विल बी, इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस T2 अपॉन T1, बच्चे कितना आ जाएगा, T2 जो होता है वो होता है कम वाला यानी कोल्ड वन का टेम्परेचर, तो ये हो जाएगा 27 में 273 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 300 और उसमें जब 2 to 7 जोड़ोगे तो आ जाएगा 500, कट गया, आ गया आंसर 2/5। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है स्टार्टिंग द सेम इनिशियल कंडीशंस एन आइडियल गैस expands from volume V1 to V2 three different ways. The work done by gas W1 if the process is purely isothermal, W2 is purely isobaric and W3 is purely adiabatic, then work done। तो वर्क डन यहाँ पे एक इनको अगर हम लोग समझे तो ग्राफ कैसे देखेंगे, पीवी ग्राफ, ये बना हमारा आइसोबारिक, ये हो गया आइसोथर्मल और स्टीपर बना दीजिए तो ये बन गया एडियाबेटिक। अगर ये इसका वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दीजिए, ठीक है, तो ये हमारे पास एक पर्टिकुलर प्रेशर इनके बीच में देखेंगे तो सबसे ज्यादा किसका हो रहा, आइसोबारिक का, यानी ये सबसे ज्यादा आइसोबारिक, उसके बाद आइसोथर्मल, उसके बाद एडियाबेटिक। तो आइसोबारिक कौन से नंबर पे है, आइसोबारिक है W2 पे, यानी W2 सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, W2 सबसे ज्यादा, उसके बाद नंबर आता है आइसोथर्मल का, यानी उसके बाद W1 और देन W3 यानी एडियाबेटिक। ए ऑप्शन सही होगा। यहां पे ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 161 क्या कहता है, a boat man could row his boat with the speed of 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड बोट की स्पीड कभी भी दे रखी है होती है ऐसी स्पीड, तो वो रिलेटिव होती है, यानी स्पीड ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर हमारे पास 10 है, जो कि यहां से कुछ इस तरह से चल रहा होगा, ये 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा। फिर आगे कह रहे हैं कि ही वांट टू टेक हिज बोट फ्रॉम P to Q जस्ट अपोजिट ऑफ द बैंक ऑफ द रिवर फ्लोइंग 4 मीटर पर सेकेंड, ही शुड रो हिज बोट। बेटा अगर जस्ट अपोजिट जाना होता है तो हम वर्टिकल से कुछ एंगल बना के पीछे की तरफ से जंप करते हैं या फिर हम बोट को उस तरह से चलाएंगे, तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा और ये रिवर हमारा ऐसे चल रहा कितने 4 से, ये रिजल्टेंट वाला समथिंग बनेगा। तो ये ट्रायंगल आप देख रहे हैं, तो यहां से साइन थीटा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर इसका 4 है और इसका हाइपोटेनस इधर की तरफ 10 दिख रहा, तो ये कितना हो जाएगा 2 5 10, थीटा की वैल्यू हो जाएगा साइन इनवर्स 2/5, यानी वर्टिकल से साइन इनवर्स 2/5 का एंगल बनाते पीछे से कूदना पड़ेगा। तो वर्टिकल का मतलब हो गया PQ अप द स्ट्रीम, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन हमारा जो ये बी दे रखा है, बी एट एन एंगल ऑफ साइन इनवर्स 2/5 विद PQ अप स्ट्रीम, यही सही होगा। अगला क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ गैस गामा इक्वल टू 7/5 मिक्स विद 1 मोल ऑफ गैस ऑफ गामा 5/3, द वैल्यू ऑफ गामा फॉर द रिजल्टिंग मिक्सचर। तो बेटा यहाँ पे अगर ध्यान दीजिए गामा इक्वल टू 7/5, गामा इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 + 2/f, तो ये 7/5 दे रहा है, इसका मतलब ये गामा की वैल्यू कितनी है 5 होगी, यानी ये डाया एटॉमिक को बता रहा, और गामा की वैल्यू जो दे रखी है 5/3, ये किसको बता रहा, मोनो एटॉमिक।
ठीक है, तो हमें गामा मिक्सचर का निकालना है, तो गामा मिक्सचर अगर हमें निकालना है तो ये क्या होना चाहिए, Cp/Cv। तो ये भी मिक्सचर का होना चाहिए और ये भी मिक्सचर का होना चाहिए। तो मिक्सचर में कौन है, डाया एटॉमिक और मोनो एटॉमिक। तो मोनो की बात करेंगे, अगर हम मोनो की बात करें तो मोनो के लिए अगर हम बात करें Cp, तो Cp की जो वैल्यू होती है वो होती है 5/2 RT, 5/2 RT, और Cv की वैल्यू होती है 3/2 RT। ठीक है, और डाया की अगर हम लोग बात करेंगे डाया की, तो Cp की वैल्यू 7/2 RT और Cv की वैल्यू 3/2 RT। ठीक है, 3/2 RT। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बेटा, तो सॉल्व करेंगे सी मिक्सचर वाला, गामा जो हो जाएगा Cp मिक्सचर अपॉन Cv मिक्सचर। ठीक है, दोनों को अगर हम करते हैं तो हमारे पास Cp और Cv मिक्सचर का दोनों का देखिएगा, यानी मिक्सचर में क्या, मोनोडाया यानी 5/2 और 7/2, इसमें 3/2 और 3/2। मिक्सचर के लिए दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 7/2 प्लस 7/2 प्लस 5/2 और होल अपॉन 2 ये बनेगा, RT कैंसिल आउट हो जाएगा, 3/2 और प्लस 3/2 होल अपॉन 2 ये बनेगा, सब कट पिट जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 5 12, 2 हो जाएगा, 3 3 6, यानी 12 और कितना 6। यहाँ पे अब डाया के लिए देखें, तो डाया के लिए होता है Cp की वैल्यू जो होती है वो 7/2 RT और Cv की वैल्यू जो होती है वो 5/2 RT। तो हमें क्या निकालना है, गामा, हमें गामा निकालना है। तो गामा इक्वल टू क्या होगा, Cp मिक्सचर वाला और Cv मिक्सचर वाला। ठीक है, तो Cp मिक्सचर का मतलब मोनो और डाया दोनों करना है, तो मोनो और डाया करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, 5/2 प्लस 7/2, RT को हम गायब कर दिए, डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2 होता है एवरेज मिक्सचर के लिए, और यहाँ पे हो जाएगा 3/2 प्लस 5/2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 2 तो वैसे भी कट जाएंगे, थोड़ा सा ये लें 2, ये 7 5 12 और 5 3 8, यानी 12/8 हो जाएगा। तो ऑप्शन कहीं है क्या, नहीं है, इस तरह से ऑप्शन कहीं नहीं है। तो यहाँ पे लेकिन एक सिमिलर है 24/16, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसको भी 2, तो ये हो जाएगा 24/16, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, अ कार वर्टिकल विंडशील्ड मूविंग along a rain storm at 40 km/h, the raindrop fall vertically, terminal speed 20 m/s, angle with which raindrop strike the wind। तो विंडशील्ड, तो देखिए जरा, रेन इस तरह से हो रही है, ये 20 मीटर/सेकेंड, कार जो है ऐसे भाग रही होगी तो विंडशील्ड भी वैसे ही जाएगी। तो यहाँ पे ये कितना है, 40 km/h। तो 40 को अगर हम लोग क्या करें, यहाँ पे 40 को 5/18 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो बेटा ये मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा 5 और 20, 200 डिवाइडेड बाई 18 मीटर पर सेकेंड। एंगल कुछ ये रिजल्टेंट हमारे पास ऐसे आ रहा होगा। ठीक है, रिजल्टेंट कुछ ये इसका इस तरह से बनेगा, वर्टिकल ये वाला, ये थीटा। ठीक है, तो हमें क्या बनेगा यहाँ से, अगर हम लोग देखें तो क्या होता है, tan थीटा, tan थीटा की बात करें तो tan थीटा हमारे पास क्या होगा, tan थीटा y/x वाला हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा बच्चे हम लोग के पास, और ये आ जाएगा बेटा कितना, ये डिवाइडेड बाई दिस वन, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 200 डिवाइडेड बाई 18 और ये डिवाइडेड बाई 20, ये कितना 100 हो गया, एक जीरो कट जाएगा, 10/80 यानी 2 5 10 2 9 18, थीटा इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स 5/9। कहीं है क्या, तो tan इनवर्स 5/9 यही आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अ वॉल हैज टू लेयर A and B each made of different material, both of layer have the same thickness, the thermal conductivity of A is twice that of B under steady state, temperature difference across the whole wall is 36 डिग्री सेंटीग्रेड, the temperature difference across the layer A is। तो बेटा ये हमारे पास इस तरह से आप ये लेयर को समझ लीजिए, जहां पे ये वॉल A और B है, ठीक है ना, और यहाँ पे कह रहे हैं क्या कि the temperature difference the whole wall is 36, यानी यहाँ पे एक जैसे A हो गया, T हो गया और ये B हो गया। ठीक है, तो TA माइनस TB आप समझ लीजिए ये पूरा, ठीक है, ये 36 है।
ये 36 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको हम लोग समझ लें ये 36 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरह से ये आगे चल रहा है, बीच वाला जो होगा वो कांटेक्ट टेम्परेचर होगा। आपको मालूम है कि जो हीट करंट होती है वो हमेशा सेम चलती है, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी होल इनटू ए बराबर होगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी बी के लिए, ये बिल्कुल दोनों में बराबर होगा। अगर इसमें हम लोग लगाएं फॉर्मूला तो क्या जानते हैं, K1A डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स 1 कर लें, और ये क्या हो जाएगा K2A डेल्टा टी अपॉन डेल्टा x2 यहाँ पे कर लें, ये एक कट जाएगा, ठीक है। और हमारे पास दे रखा एक की थर्मल कंडक्टिविटी दूसरे की डबल है, तो बेटा जो हीट करंट यहाँ फ्लो कर रहा होगा वही इसमें भी कर रहा होगा और वही इसमें भी कर रहा होगा। तो इसको सीधे अगर हम लोग फॉर्मूला लगा दे 2 टाइम्स ऑफ K1 और ये 36 माइनस थीटा अपॉन ये जो थिकनेस दे रखी है, दोनों की थिकनेस बिल्कुल बराबर है। तो अगर हम इसको T ले लें, थिकनेस T ले लें, और ये थीटा माइनस 0 अपॉन ये भी थिकनेस T हो जाएगा, यहाँ पे K हो जाएगा, तो क्या क्या कटेगा, इधर से ये कटा, ये कटा, ये कटा, यानी 36 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 72 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू कितना, थीटा माइनस 0, इधर आके 3 हो जाएगा, और ये थीटा यहाँ पे T हम लोग ले रहे हैं dq, इसको थीटा A ले लें टेम्परेचर, ये थीटा और थीटा B इस तरह से हमने ले लिया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 थीटा इज इक्वल टू 7 थीटा इक्वल टू कितना हो गया। तो यहाँ पे बेटा अगर हम लोग ये देखें, एक 36 पूरा लेयर का टेम्परेचर कितना था 36, तो ये आ गया हमारे पास 24, तो आंसर कितना हो गया 36 माइनस 24, यानी जो टेम्परेचर डिफरेंस आया होगा वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड, यही हमारा आंसर सही होगा। Even Carnot engine cannot give 100% efficiency because we cannot, बेटा यहाँ पे because reach absolute zero temperature, ठीक है, क्या होगा, cannot reach absolute zero temperature, absolute zero temperature तक ये नहीं पहुंचेगा, इसलिए हमारा जो efficiency 100% नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है क्या, हीट फ्लक्स 400 joule per second is to be passed through a copper rod of length 10 centimeter, area 100 square centimeter. The thermal conductivity of copper is this one. The two end of this rod must be kept temperature difference. तो क्या होता है फॉर्मूला, Q by T is equal to Ka डेल्टा T अपॉन ये L होता है, ठीक है ना। तो हमारे पास ये कितना है, ये 400 है, और K की वैल्यू कितनी दे रखी है, थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो भी 400 है दे रखी है, ये सॉरी ये 4000 है, और ये हमारे पास एरिया कितना दे रखा, एरिया है 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर क्या -2 का स्क्वायर यानी -4 हो जाएगा, ठीक है। और कितना दे रखा है, लेंथ जो है वो डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस इतना ही रख लेते हैं, और L दे रखा है 10 इंटू 10 टू द पावर -2 हो जाएगा। चलिए जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आपके पास 10 टू द पावर -2 बचेगा, -2 से ये गायब हो गया, 1 0 से 1 0 हो गया, 40 से यहाँ पे क्या होगा 0, ये 4 गायब हो गया, 100 बचा, ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है, बॉल इज ड्रॉप टॉप ऑफ टावर, हाइट h मीटर, इट टेक t सेकंड टू रीच द ग्राउंड, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बॉल t by 3 सेकंड। तो बेटा अगर किसी भी बॉल को अगर नीचे t सेकंड में h हाइट पे गिरता है तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा कितना, h इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, और हमारे पास सपोज किया h डैश, ठीक है, h डैश के लिए कितना होगा, हाइट के लिए हाफ जी टी बाई 3 सेकंड का होल स्क्वायर, तो हमारे पास ये तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया, h अपॉन h डैश, मैंने दोनों को डिवाइड भी कर लिया है, तो t स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर अपॉन 9 हो जाएगा, ठीक है, तो ये इधर चला जाएगा, ये ऊपर, यानी h डैश जो हुआ वो h बाई 9 हो गया, यानी t बाई 3 सेकंड में h बाई 9 ऊपर से गिरेगा, तो आंसर सब फ्रॉम ग्राउंड दे रखा है, तो फ्रॉम ग्राउंड की बात करें तो फ्रॉम ग्राउंड जो होगा वो कितना हो जाएगा, h माइनस h बाई 9, तो सॉरी ये 9,
तो ये कितना होगा 9 माइनस 1 8h/9, यही बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है बेटा, अ वॉल कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेटिंग ब्लॉक ऑफ लेंथ d, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K1 एंड K2, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ब्लॉक आर द सेम, इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वॉल बिटवीन लेफ्ट एंड राइट इज। तो यहाँ पे देखिए जरा, ये अगर हम इसमें से केवल दो को समझे तो दो को समझे कि यहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल सेम है, दोनों के एंड जो है एक एक टेम्परेचर पे रखे हैं, यानी ये कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर के लिए थर्मल इक्विवेलेंट की बात करें तो ये फॉर्मूला K1 A1 प्लस K2 A2 और प्लस डॉट 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 अपॉन कितना A1 प्लस A2 ये होता था। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे एरिया सबका बराबर है, तो अगर सिर्फ दो की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, K1 प्लस K2 अपॉन 2 आएगा, क्योंकि ए कॉमन हो जाएगा और यहाँ से बाहर आ जाएगा और यहाँ 2 बचेगा, कट जाएगा। तो ये सिर्फ दो, यानी दो दो को अगर ले तो सब में यही तो आया है, और फिर उनका पैरेलल करेंगे तो फिर से यही आएगा, यानी ये ऑप्शन कितना हो जाएगा, K1 प्लस K2 अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, 5 rod of the same dimensions are arranged as the shown in figure. They have the thermal conductivity K1, K2, K3, K5. ये दे रखा है K4, K3, A और B। तो यहाँ पे अगर देखिए, यहाँ पे डिफरेंट नो हीट फ्लो थ्रू द सेंट्रल रॉड, इसमें कोई भी हीट फ्लो नहीं कर रही, तो इसको समझ लीजिए किसकी तरह, व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह, व्हीट स्टोन ब्रिज। तो बेटा आपने जब पढ़ा था तो आपने क्या पढ़ा था, जो भी कंडक्टिविटी है सब इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी से बताया गया था और थर्मल रेजिस्टेंस की तरह। तो व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता है कि अगर ये इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होती है तो K1 और अपॉन K2 बराबर K3 अपॉन K4 हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस की तरह समझेंगे। तो क्योंकि इनका लेंथ एरिया सब बराबर है, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये K1 K4 बराबर K2 K3, ये तो दिख रहा है, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इज राइज बाय द 50%, द एनर्जी इमिटेड पर सेकंड विल बी इंक्रीज बाय द ऑर्डर। तो यहाँ पे क्या है, एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, स्टीफेंस लॉ T की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर पहले टेम्परेचर उसमें आगे क्या कर दिया गया है, 50% इंक्रीज कर दिया गया है, तो नया वाला टेम्परेचर क्या होगा, 1.5 T हो जाएगा, ये जो हो जाएगा ये न्यू हो जाएगा। यानी अगर हम E की बात करें, यानी E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T की पावर 4, तो E2 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये बिल्कुल कराया हुआ क्वेश्चन है, कॉपी में अगर उठा के देखेंगे तो आपको दिखेगा 1.5 T की पावर 4 हो जाएगा। यानी ये जो E2 हो जाएगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/10 हो जाएगा, पॉइंट हटा दिया और T की पावर 4 इतना कर दिया 15/10, और इसकी पावर भी हो जाएगा 4, तो ये कितना होगा, 5 या 15, 5 गुना 10, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 3 या 9 3 27 81, 81 अपॉन कितना 2 9 4 9 8 9 16, ये हो जाएगा। अब हमने आपको सिखाया था लॉस और गेन परसेंट, इसमें बढ़ रहा गेन हो रहा, तो गेन परसेंट कैसे निकालते हैं, गेन परसेंट निकालते हैं बेटा फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन ओरिजिनल और इनटू 100, ये तरीका सिखाया था। तो फाइनल क्या होगा, 81/16, यानी हो जाएगा 81/16 और माइनस कितना हो जाएगा, ये 1 ही हो जाएगा, 1/1 इनटू 100। तो ये जो सॉल्व करेंगे बच्चे तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करने पे लगभग 400 से ज्यादा आएगा, यानी आंसर हमारा लगभग ये आएगा 409 के आसपास आता है, सॉल्व करने पे 409 के आसपास। तो ये आंसर हमारा 400% हो जाएगा, क्योंकि नीट में जो क्वेश्चन होते हैं अप्रॉक्स वाले ही ज्यादा परसेंट वगैरह आता है, तो दिया गया होता है। अगला क्वेश्चन है बेटा, 3 metal rod made of copper, aluminum and brass, each 20 centimeter long, 4 centimeter long and 4 centimeter in diameter, are placed end to end with aluminium between other two. The free end of copper and brass are maintained at 100 and 0 degree centigrade respectively. Assume that the thermal conductivity of copper is twice that of aluminium and 4 times that of brass. The aluminium temperature of copper, aluminium and aluminium brass junction are respectively. तो बेटा यहाँ पे हमको बताना है क्या, the equilibrium temperature of copper, aluminium and aluminium brass.
तो देखिए जरा कैसे दे रखा है, यहाँ पे बेटा इसको समझिए, यहाँ पे दे रखा है ये इस तरह से कॉपर एल्युमिनियम, ये कॉपर का है, ये एल्युमिनियम का है, और आगे दे रखा है किसका, ब्रास का दे रखा है। ठीक है, ये ब्रास का दे रखा है। यहाँ पे क्या है, आगे कह रहे हैं 20 मीटर लॉन्ग 4 सेंटीमीटर डायमीटर, सबका जो है लंबाई और जो डायमीटर है बराबर है, यानी एरिया जो इसका है वही इसका एरिया, वही इसका एरिया। आगे कह रहे हैं क्या कि आगे कह रहे हैं क्या, assume that the thermal conductivity of copper twice that of aluminium, अगर ये एल्युमिनियम का K है तो इसका 2K है। आगे और कह रहे हैं and 4 times that of brass, इस ब्रास का 4 गुना है, यानी इस ब्रास को क्या होना पड़ेगा, इसका डबल है और इसका 4 गुना, यानी ये वाला जो है इसका डबल है, यानी इसको K/2 बनना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं कि एंड जो है यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 0 है, तो इसका टेम्परेचर T1 ले लिए और इसका टेम्परेचर T2 ले लीजिए। जो हीट है वो तो भाई कांस्टेंट रहेगी, हीट तो कांस्टेंट रहेगा, यानी ये फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं क्या, KA डेल्टा T अपॉन L, तो KA क्या बन जाएगा, KA डेल्टा T अपॉन L, यानी जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो टेम्परेचर घटता जा रहा, तो KA कितना आ जाएगा 2KA, और डेल्टा T का मतलब 100 माइनस T1 अपॉन L। ठीक है, L क्या है, सबकी लंबाई बिल्कुल बराबर है, तो कुछ सोचने की जरूरत तो वैसे भी नहीं है, कुछ भी L कितना था 20 सेंटीमीटर लगा ही लेते हैं। यहाँ पे कितना दे रखा है, फिर यहाँ पे लगाएंगे KA, और यहाँ T1 माइनस T2 अपॉन कितना हो जाएगा, ये 20 ही हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा K/2 इंटू A, और T2 माइनस 0 हो जाएगा अपॉन 20। अब बेटा यहाँ पे 3 इक्वेशन है, इसको 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 इस तरह से अल्टरनेट इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ पे हम किसकी वैल्यू निकालने वाले हैं, टेम्परेचर की। तो बेटा सॉल्व करेंगे तो ये 20 20 20 तो सब चला जाएगा, एक एक कर लेते हैं। यहाँ पे T1 और T2, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो निकालना आसान होगा, जरा इसी को निकाल लेते हैं। हमें T1 निकालना है और T2 निकालना है, तो यहाँ से आ जाएगा 2KA, और ये 100 माइनस T1, और यहाँ से ले लीजिए K/2A, और T2 माइनस 0, तो बेटा कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग को एक इक्वेशन में KA कट गया, ठीक है ना, और ये कितना आ गया हमारे पास, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 400 माइनस T1 इज इक्वल टू यहाँ बच गया T2, यानी कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 400 माइनस 4T1 इज इक्वल टू कितना T2, यानी आ गया ये 4 टाइम्स ऑफ T1, और ये इधर प्लस हो जाएगा, और प्लस T2 इज इक्वल टू 400। एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई, और एक इक्वेशन कहीं और से बना लेते हैं। एक इक्वेशन मान लीजिए इन्हीं दोनों से बना लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, इसको और इसको लेके बना लेते हैं, तो जगह थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी क्या हो जाएगा, 2KA 100 माइनस क्या था बेटा T1 और इज इक्वल टू था क्या हमारे पास KA T1 माइनस T2, KA T1 माइनस T2, तो बेटा KA कट गया, यहाँ पे आया 200 माइनस 2T1 इज इक्वल टू T1 माइनस T2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो बन जाएगा बेटा मेरा 3T1, ठीक है, तो माइनस 3T1, ठीक है, और 200 माइनस 3T1 इज इक्वल टू माइनस T2, तो एक काम करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो 3T1, ठीक है, और माइनस T2 इज इक्वल टू 200, और इधर क्या था बेटा 4T1 प्लस T2, 4T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 400, ये तो निकल लिए, 4 3 60, T1 इक्वल टू 4 2 600 आ गया, ठीक है ना, तो ये T1 की वैल्यू कितनी आ गई, T1 की वैल्यू आ गई 600 डिवाइडेड बाई 7, ये कितना हो गया 7 8 56 और 4 60, तो ये लगभग 7 6 42, ठीक है, 7 6 42, यानी ये लगभग 86 के आसपास आएगा, ठीक है, लगभग 86, ठीक, तो A वाला जो है ये जंक्शन टेम्परेचर T1 जो 86 किसी में है लगभग 86,
तो हम T2 नहीं निकाल रहे हैं, सीधे यही देख लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, T1 हमारे पास कॉपर एल्युमिनियम जंक्शन का 86 के आसपास आएगा और वही आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। तो ये डी ऑप्शन इसके लिए सही हो गया। आप T2 निकालेंगे तो 57 नियर अबाउट मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पार्टिकल इज थ्रोन अबव द करेक्ट वीटी ग्राफ विल बी। तो बेटा देखिए, किसी भी बॉडी को अगर आप ऊपर फेंकते हो तो ऊपर फेंकने के लिए एक मैक्सिमम वेलोसिटी होनी चाहिए और सबसे ज्यादा वेलोसिटी होके क्या होगा, ऊपर जाएगा, धीरे धीरे वेलोसिटी डिक्रीज करेगी और वहां किसी टाइम पे जीरो हो जाएगा और फिर जब वापस आने लगेगा तो उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी, तो जीरो से बढ़ता हुआ नीचे गिरेगा। तो यहाँ पे देखो जरा, इस ग्राफ को देखो तो सबसे ज्यादा यहाँ पे वेलोसिटी है और जाते जाते धीरे धीरे कम हो रही, टाइम के साथ बढ़ रहा, एक समय इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। अब इसके बाद ये नीचे भागेगा, जब वापस आएगा ना तो यहाँ पे जीरो से क्या होगा, बढ़ता जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, तो इसलिए निगेटिव हो जाएगा। यानी ये जो ए वाला है यही बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। अगले क्वेश्चन में देखें, ब्लैक बॉडी इज एट टेम्परेचर ऑफ 2800 Kelvin. The energy of radiation emitted by this object with wavelength between 499 and 500 nanometer U1. Between 999 to 1000 is U2 and between 1499 nanometer to 1500 nanometer is U3. The Wien constant V, अच्छा वैल्यू यहाँ पे आपको दी ही रखी है बेटा। हम लोग अगर वीन्स लॉ देखें तो वीन्स लॉ से क्या होता है, लैम्डा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t, यहाँ एक कांस्टेंट लगाएंगे तो दिस इज इक्वल टू v/t मिलेगा और इसकी वैल्यू 2.88 into 10 to the power 6 नैनोमीटर अपॉन 2800 दे रखा है। जब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे नैनोमीटर में 10 की पावर 3 नैनोमीटर आएगा, यानी 1000 नैनोमीटर। यानी इसका ग्राफ इस तरह से बना कि जो मैक्सिमम है वो 1000 पे आ रहा। यानी अगर हम इस ग्राफ को ऐसे देखें तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा, इसका पीक जो है वो 1000, तो कुछ इससे कम होंगे, तो इसको आप इस तरह से समझ लीजिए। तो 1000 वाला किसके दे रखा, U2 के लिए, तो ये एनर्जी U2 के लिए, इधर U1 के लिए, ये U3, यानी U2 की वैल्यू जो बड़ी है U1 से भी और U2 की बड़ी जो है वो U3 से भी ज्यादा एनर्जी बड़ी है। तो U2 इज ग्रेटर देन U1, डी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही होगा। द डीके कांस्टेंट ऑफ द पैरेंट न्यूक्लियाई इन यूरेनियम सीरीज लैम्डा, देन द डीके कांस्टेंट ऑफ द स्टेबल एंड प्रोडक्ट सीरीज विल बी। तो स्टेबल है तो इसके लिए जो बेटा प्रोडक्ट सीरीज विल बी डीके कांस्टेंट ऑफ स्टेबल एंड प्रोडक्ट, तो एंड प्रोडक्ट स्टेबल है तो यहाँ पे ये वैल्यू हमारी पे डीके कांस्टेंट 0 होती है। अगला क्वेश्चन है क्या, द प्लॉट्स ऑफ इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ ऑफ 3 ब्लैक बॉडी टेम्परेचर T1 T2 T3 रिस्पेक्टिवली एज शोन, देयर टेम्परेचर आर सच दैट। तो टेम्परेचर यहाँ पे देख रहे हैं ये मैक्स है, ये लैम्डा मैक्स इसके लिए, यहाँ पे ये लैम्डा मैक्स इसके लिए, यहाँ पे ये लैम्डा मैक्स इसके लिए। जिसका लैम्डा मैक्स सबसे ज्यादा उसका टेम्परेचर सबसे कम, लेकिन पर्टिकुलर ग्राफ, यहाँ पे ग्राफ अलग अलग है, तो यहाँ पे लैम्डा, तो ये वाला लैम्डा क्या है सबसे ज्यादा, फिर ये सबसे कम ये है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, तो ये लैम्डा सबसे कम है, यहाँ पे देखिए इसमें, तो इसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, यानी T1 T3 T2, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कौन से लॉ से, वीन्स लॉ से। वीन्स लॉ, लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 टेम्परेचर। अगला क्वेश्चन है, 3 रॉड मेड ऑफ सेम मटेरियल एंड हैविंग द सेम क्रॉस सेक्शन आर ज्वाइंड इन shown in figure. Each rod of the same length, the left and right end are kept 0 and 90 degree respectively. The temperature of the junction of 3 rod will be, junction temperature कैसे, इसको किरचॉफ लॉ की तरह आप कर सकते हैं। यहाँ से देखिए 0, इधर से करंट आ रही और यहाँ 0, तो जितना करंट जो होगा, जो करंट है वो इन और बराबर करंट जो है वो आउट लगा सकते हैं आप। तो इन 90 माइनस टी और प्लस 90 माइनस टी इज इक्वल टू टी माइनस 0 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना होगा, 9 दूना 18, 180 हो जाएगा, 1 1 2 और 1 3 3t हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 180 डिवाइडेड बाई दिस वन, तो 3 छंग 18 यानी 60, बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है रेडिएशन इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, बिल्कुल सही है, सबसे फास्टेस्ट मोड। द नेचर ऑफ इमिटेड रेडिएशन फ्रॉम आइडियल ब्लैक बॉडी डिपेंड ऑन इट्स टेम्परेचर, बात तो सही है, लेकिन रेडिएशन को क्या ये एक्सप्लेन कर रहा, नहीं कर रहा, यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं बी वाला, both assertion and reason are true but reason is not correct explanation of assertion, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्या कि assertion the radiation from sun surface varies as the fourth power of absolute temperature, radiation, अच्छा the sun is not a black body, sun is not a black body, तो यहाँ पे ये तो बिल्कुल सही होगा, जो रेडिएशन होता है फोर्थ ऑफ पावर ऑफ टेम्परेचर, वीन्स लॉ से सही है, लेकिन जो सन इज नॉट अ ब्लैक बॉडी ये गलत है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। अगला क्वेश्चन है बच्चे, पॉइंट इनिशियली एट रेस्ट मूव अलोंग एक्स एक्सिस, इट्स एक्सलेशन वेरीज अ टाइम a is equal to this one meter per second, if it start from origin the distance covered in 2 seconds, तो एक्सेलरेशन है बच्चों 6t + 5, यहाँ पे इसको हम dv by dt लिख सकते हैं, dv by dt इक्वल टू 6t + 5 करेंगे, तो यहाँ dv इक्वल टू 6t dt + 5, dt अपने को मिलेगा, इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 6t + 5, तो बेटा इंटीग्रेट करेंगे तो v इक्वल टू आ जाएगा 6t² प्लस ये जो 5t आ जाएगा, 2 3 जा 6, यानी वेलोसिटी आ जाएगा 3t² + 5t। ओके, अच्छा बेटा यहाँ पे एक कांस्टेंट भी आएगा, अब यहाँ इनिशियली रेस्ट पे है, t बराबर 0 पे v बराबर भी 0 है, तो इस c की वैल्यू भी 0, यानी वेलोसिटी टोटल tt² + 5t ही आएगा। अब इसको आप dx/dt भी लिख सकते हो, तो 3t² + 5t। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ थोड़ा, तो dx इज टू कितना मिलेगा आपको, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 3t² dt और प्लस 5t dt इंटीग्रेट कर लिया जाए, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक, तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे हमारे पास x इज टू आ जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, t² का हमारे पास t³ / 3 हो जाएगा, t³ / 3 हो जाएगा, और ये 0 से लेके 2 तक और प्लस 5 हो जाएगा t²/2 और 0 से लेके 2 तक। यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे तो यहाँ पे 3 3 ऐसे ही कट जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, ये 9 - 0 9 ही आएगा, और प्लस 5 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4/2 - 0, 2 2 जा 4, 10। यहाँ पे ध्यान दीजिए बेटा, 2 का क्यूब है, 9 नहीं, ये 8 आएगा, और कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10 + 8 18, आंसर हमारा 18 आ जाएगा, यही हमारा राइट आंसर होगा। अ फ्री न्यूट्रॉन डिकेज इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड एन एंटी न्यूट्रिनो, यही बी ऑप्शन सही होगा, एन एंटी न्यूट्रिनो। अगला क्वेश्चन है स्टैंड फॉल्स freely under gravity, it covers distance h1 h2 h3 in first 5 second, next 5 and next 5 respectively। तो देखिए बेटा, ये है हमारे पास, जब यहाँ से 5 सेकंड में ये h1 चला, अगले 5 में ये क्या हुआ, ये h2 चला, अगले 5 में ये कितना चला, अगले 5 में चला h3, तो हमारे पास क्या बना, h1 = ½ g × 5 का स्क्वायर, अगले में क्या चला, ये पूरा h1 + h2, टोटल टाइम 10 हो गया, तो ये h1 + h2 जो हो गया हमारे पास ½ g, और ये कितना हुआ, 5 5 10 का स्क्वायर हो गया, फिर उसके बाद h1 + h2 + h3 चलेगा, तो ½ g, और ये कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए जरा, कितना आ जाएगा बेटा, g की वैल्यू यहाँ पे अगर हम 10 रख लें, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 पंजे 10, ठीक है, तो यानी कितना हो जाएगा, 5 5 25 पंजे 125, ठीक, और ये कितना, 2 पंजे 10, ठीक है, तो 10 10 100 1000 हो जाएगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 2 पंजे 15 का करेंगे स्क्वायर, तो 225, यानी 5 × 225 हो जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए जरा, एक बार हम क्या करें, इन दोनों को माइनस कर दें, इन दोनों को माइनस, तो h1 की वैल्यू हमारे पास 125 आ गई है, ठीक है। अगर इन दोनों को माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, h2 आएगा, तो h2 = इधर से तो h2 आ जाएगा, और इधर से कितना आ जाएगा,
इधर से आ जाएगा आपके पास H2 आ जाएगा आपके पास कितना 700, ठीक है, 1000 माइनस 125, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए बेटा 10 100 और ये 5 आया होगा, यानी ये 500 रहा होगा। तो जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 375 आ जाएगा, 375, यानी यहाँ पे हमारे पास H2 आया 375, H1 कितना है 125, तो 125 का ट्रिपल यानी H2 जो हो गया वो कितना हो गया, ये 3 टाइम्स ऑफ H1, यानी H1 की वैल्यू आ गई H2/3। H1 इज इक्वल टू H2/3, कहीं ऑप्शन है क्या, H1 इज इक्वल टू H2/3, यानी A और B हमको पंगा दे रहा, ठीक है ना। तो यहां पे करेंगे H1 प्लस H2, अगर हम लोग माइनस कर दें H1 प्लस H2 तो H3 कितना आएगा, H3 देखिए, H3 जो आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चा 225, और इतना हम लोग माइनस कर दें तो 5 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 1225 समथिंग आएगा, ठीक है। तो H3 जो आएगा वो आ जाएगा आपके पास H3 5 टाइम्स ऑफ H1 आ जाएगा, यानी H1 जो हो गया वो H3/5 आ गया, तो ये A ऑप्शन इसके लिए सही होगा। अगला क्वेश्चन है मेटालिक स्फीयर हैविंग द रेडियस 0.08 मीटर एंड द मास 10 किलोग्राम इज हीटेड टू a temperature of 227 degrees centigrade suspended inside a box whose walls are at the temperature 27 degrees centigrade. The maximum rate at which its temperature will fall is, बाकी वैल्यू दे रखी है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारे पास बच्चे Q बाई डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T की बात करें, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू होता है E टाइम्स सिग्मा A T टू द पावर 4। तो यहाँ पे Q की जगह हम क्या रख सकते हैं, ms डेल्टा T लिख सकते हैं अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू E सिग्मा A T टू द पावर 4। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा dt अपॉन dt, चाहे d लिखे डेल्टा एक ही मतलब है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा E सिग्मा A T की पावर 4 अपॉन कितना ms। सारी वैल्यू यहाँ पे रखना है, तो E की वैल्यू 1 है, बाकी हमारे पास दे रखा है बच्चों, क्या दे रखा है, कन्वर्ट करना है, S की सिग्मा सबकी वैल्यू दे रखी। जब ये सारी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू 0.66 अप्रॉक्स, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, सॉल्व करने पे यही वैल्यू मिलेगी। द कोऑर्डिनेट ऑफ मूविंग पार्टिकल एट एनी टाइम t, x इज इक्वल टू अल्फा टी क्यूब, y इज इक्वल टू बीटा टी क्यूब स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो x के अलोंग अगर हम vx निकालें तो कितना हो जाएगा अल्फा इंटू 3t², इसके अलोंग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बीटा इंटू 3t²। तो v इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ vx² प्लस vy², वैल्यू रखेंगे 3 अल्फा t² का होल स्क्वायर और प्लस 3 बीटा t² का होल स्क्वायर, 3t² बाहर कॉमन आ जाएगा बच्चे, 3t² कहीं है क्या, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, और अंदर बच जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगले क्वेश्चन दिया, 2 मेटल क्यूब्स विद 3 सेंटीमीटर एज एंड कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर अरेंज एंड शोन इन फिगर। यहाँ पे क्या दे रखा है, कॉपर का ये, एल्युमिनियम का ये, टोटल थर्मल करंट। तो थर्मल करंट की अगर हम लोग बात करें क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन आर इक्विवेलेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा आर इक्विवेलेंट क्या होगा, ये दोनों सेम टेम्परेचर पे, इनके दोनों एंड सेम टेम्परेचर, यानी ये कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो पैरेलल में अगर आपको याद हो तो 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 होता है। तो जो हीट करंट आएगा बच्चे, तो ये क्या हो जाएगा KA L इंटू डेल्टा टी प्लस KA डेल्टा टी अपॉन L, ये बनेगा हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जरा, ये कॉपर, ये हमारे पास A डेल्टा टी अपॉन L, टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, ये हमारे पास एरिया सेम है, दोनों की लेंथ सेम है, ये K कॉपर का आ जाएगा और प्लस K जो भी दूसरा एल्यूमिनियम है या कुछ और है, हाँ एल्यूमिनियम, ये आ जाएगा। सारी वैल्यूज रख देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जब हम लोग वैल्यू रखेंगे तो एरिया 3 9 इंटू 10 टू द पावर -4 हो जाएगा। डेल्टा टी की बात करेंगे 100 माइनस 20 यानी 80 आ जाएगा, और एल कितना दे रखा है, एल है 3 इंटू 10 टू द पावर -2, क्योंकि ये क्यूब है तो इसकी साइड और ही हमारे लेंथ का काम करेगी। और यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग पाएंगे क्या आंसर आएगा, 385 प्लस
209 ये रखना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा 1.4 समथिंग आएगा, जो कि ए ऑप्शन में दे रखा है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कैसे? 3 तिया 9 हो जाएगा, 8 तिया 24 और 3 दूना 6, तो 24 6 दूना 12। ठीक है, तो यानी 12 से ऊपर 14 के आसपास आएगा और ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। मल्टीप्लाई करने पे 2 ही डिजिट तक आप देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द सैंपल ऑफ प्योर बीटा एक्टिव मटेरियल, all the beta particle emit have the same energy. The beta particle originally exit inside the nucleus and are ejected at the time of beta decay. The antineutrino emitted in a beta decay has zero rest mass, नहीं भाई, है hence zero momentum, बिल्कुल नहीं. The active nucleus changes to one of its isobar after the beta decay. isobar ये बिल्कुल सही होगा। आइसोबार समझ रहे हैं, जो एटॉमिक मास है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है, तो इसलिए डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम लेवल ग्राउंड, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ दिस स्टोन is in horizontal direction in between the two instant of the time when velocity of stone makes same angle. same angle, अच्छा ठीक है भाई, सेम एंगल, ये तो बात सही है। The average velocity of projectile in between any two instant of time is always in horizontal direction, ये गलत है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, दो यहाँ पे ये डायरेक्शन और यहाँ पे ये वाली डायरेक्शन, तो हॉरिजेंटल में चेंज अगर आप देखेंगे, ये हॉरिजेंटल, यहाँ हॉरिजेंटल वेलोसिटी में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। तो इसका जब एवरेज लेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, जब टोटल लेंगे तो इसमें जो चेंज हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। जबकि यहाँ पे कहा गया है क्या कि ऑलवेज इन हॉरिजेंटल, तो ये बात गलत है। यानी कहने का मतलब कि जो स्टेटमेंट जो है पहला वाला ट्रू है और जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। स्टेबल न्यूक्लियस हैज द रेडियस 1/3 दैट ऑफ OS 189s। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, आप रेडियस और एटॉमिक मास में हम लोग रिलेशन जानते हैं, तो मान लीजिए 0 हो गया, डिवाइड दूसरे से हो जाएगा, इसका 189 अपॉन एटॉमिक मास और होल पावर कितना हो जाएगा, 1/3। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1/3। तो यहां से देखिए R इसमें क्या दे रखा है, 1/3 ऑफ स्टेबल न्यूक्लियस हैज द रेडियस 1/3 दैट ऑफ, यानी R1 जो दे रखा है ये R0 का 1/3 दे रखा है। तो ये R0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 = 189 अपॉन A होल पावर 1/3, ये क्यूब रूट बन जाएगा, 3 का क्यूब रूट इक्वल टू 189 और A हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा भाई, 3 × 9 = 27, 7 × 7 = 49, 7 कितना हो जाएगा, ये A इक्वल टू हो जाएगा 189 अपॉन 27, तो 7 × 9 = 14, 4 = 18, यानी 7। तो 7 किसके पास है, 3Li7, यही आंसर हो जाएगा, A इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, थर्मल न्यूट्रॉन्स मींस न्यूट्रॉन बीइंग हीटेड, द एनर्जी ऑफ दिस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन इन हीटेड एटम। नो, these neutron have the energy of neutron in a nucleus has normal temperature, यही कहलाता है थर्मल न्यूट्रॉन्स। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, क्या, ऑब्जेक्ट इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ पॉइंट A from a tower and hit the ground 3 seconds later, and B, the line from the A to B makes the angle of 30 degree with horizontal, the initial velocity of the object is what? आप देख रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल है इस तरह से, जब यहां से आगे चलेगा तो ये वर्टिकली नीचे की तरफ आएगा, यानी फ्री फॉल वाली कहानी होगी। तो वर्टिकली कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, हाफ GT², यानी 1/2 × 10 × 3 का स्क्वायर, 2 × 5 = 10, 3 × 9 = 45। ठीक है, यानी ये 45 मीटर ये पूरा चल चुका है। ठीक है, ये कितना है, 45 मीटर ये पूरा चल चुका है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये थीटा हो गया, तो ये वाला क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो अगर यहां से देखें तो tan 30 = क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी AC अपॉन कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो BC = कितना हो जाएगा, ये BC = हो जाएगा, ये अगर आप देखें इसकी वैल्यू 1/√3 होती है, तो ये √3 ऊपर चला जाएगा, यानी AC √3 हो जाएगा। AC की वैल्यू यही वाली, तो हाइट हम लोग 45 निकाले हैं,
तो ये 45√3 हो जाएगा। यानी इसने हॉरिजेंटल वेलोसिटी हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट जो इसका हो गया 45√3 हो गया। और ये क्या है, हॉरिजेंटल वेलोसिटी, ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस है, ये रेंज है 45√3। तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, आप जानते हैं, रेंज बराबर होता है हॉरिजेंटल वेलोसिटी इनटू टाइम, और ये रेंज हमको मिल गई 45√3। तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी निकालना है, ये 3 है, ये 15 हो जाएगा। यानी हॉरिजेंटल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 15√3। कहीं है क्या, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 15√3। यहां पे 92 यूरेनियम 235 न्यूक्लियस एब्जॉर्ब अ स्लो न्यूट्रॉन एंड undergo fission of 54x139 and 38 strontium 94 न्यूक्लियर। द अदर पार्टिकल प्रोड्यूसेस इन द फिजन प्रोसेस आर। आप यहां देख रहे हैं, अगर इसका एटॉमिक नंबर की बात करें 8 4 12 5 3 9 92 आ रहा, यानी इसमें कोई भी ऐसा पार्टिकल जिसका एटॉमिक 0 होना चाहिए। और ये क्या होना चाहिए, 139 9 4 13, ठीक है, 9 4 13, और ये क्या हो जाएगा 200 कितना आ जाएगा 33 233 मास में। यानी अगर 0n1 न्यूट्रॉन की बात करें तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 2 ऐसे ले सकते हैं, तो इसके पास ये 2 हो जाएगा, इसको बैलेंस कर लेगा। तो हमारे ख्याल से तो इस आंसर के लिए 2 न्यूट्रॉन होना चाहिए। एक आध जगह पे 3 भी दिए हैं, कैसे दिए हैं ये देखना पड़ेगा, लेकिन अगर इसको फॉलो करें तो यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन होना चाहिए। The 50 kilogram homogeneous smooth sphere rests on the 30-degree inclined A bear against the smooth vertical wall B. The contact force at A and B. Contact force हमें यहाँ पे बताना है, किस पे, A पे बताना है और B पे बताना है। तो ये contact force ऐसे लगा रहा, ये यहाँ पे एक इसका फोर्स अगर देखा जाए, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ, ये 30 है, तो ये वाला भी इधर की तरफ हमारे पास 30 मिलेगा, जो कि NA जो हो जाएगा, NA हम sin 30 इधर, सॉरी NA cos 30 इधर ले सकते हैं, और ये NA sin 30 इधर हो जाएगा, sin 30 इधर, ये थीटा की जगह 30 कर दे, और NB जो होगा वो इधर होगा। पूरा बैलेंस्ड है, यहाँ पे देख रहे हैं NB इधर। तो यानी यहाँ पे हमारे पास NA cos 30 बराबर, NA cos 30 डिग्री बराबर mg। mg इसका वेट भी तो नीचे की तरफ काम करेगा, ये mg, ये नीचे की तरफ काम करेगा mg, यानी ये हो जाएगा NA, और cos 30 की वैल्यू √3/2 हो जाएगा। m कितना है 50, और ये 10 हो जाएगा। तो NA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, NA की वैल्यू हो गई हमारे पास, NA इक्वल टू 100 1000 हो गया, 1000/√3, ठीक है। और NB कितना हो जाएगा, इसी तरह से NA sin 30 बराबर क्या हो जाएगा, NB हो जाएगा, जो कि 1000/√3 और गुणे 1/2, ये NB हो जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो 500 आ जाएगा। यानी 1000/√3 और 500 डिवाइडेड बाई √3, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 192 क्वेश्चन है, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 2 न्यूक्लियाई P की पावर n एंड Q टू द पावर 2n एंड x and y जूल्स, इनकी बाइंडिंग एनर्जी दी है। इफ 2x इज ग्रेटर देन y देन द एनर्जी रिलीज इन द रिएक्शन। कितनी एनर्जी रिलीज होगी, जितना प्रोडक्ट का होगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस, ये 2n है, ठीक है, तो 2n का मतलब कितना हो गया, एक के लिए y है, तो ये पूरा 2n के लिए y दे रखा था, तो इसके लिए y हो गया, और माइनस रिएक्टेंट Pn है x, ये Pn है x, तो ये हो जाएगा 2x। तो y माइनस 2x, कहीं आंसर है क्या भाई, कहीं y माइनस 2x नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई माइनस का है क्या, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कहते हैं, इन द फिगर द पुली इज मूव्ड विद द वेलोसिटी u, द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक अटैच्ड विद स्ट्रिंग। यहाँ देखिए, इस जितना इस पे रोप है उतना ही रोप इस पे है। अगर ये जो है ये d आगे भागेगा तो पुली में जो चेंजेस आएगा डिस्प्लेसमेंट का वो 2d आएगा सेम टाइम। अगर ये पुली d चलेगी तो ब्लॉक हमारा कितना 2d चलेगा। सेम टाइम की बात करें, सेम टाइम की, तो ये वेलोसिटी होगा, ये वेलोसिटी v हो गया, तो ये v 2 से मल्टीप्लाई, यानी 2v वेलोसिटी, यहाँ u है तो 2u आंसर हो जाएगा।
half life of certain radioactive substance is 12 days. The time taken for 7/8 of the sample to decay is 7/8 सैंपल डिकेड हो जाए तो लेफ्ट कितना होगा? लेफ्ट अमाउंट की बात करें तो लेफ्ट अमाउंट हो जाएगा 1 - 7/8 यानी 1/8। ये क्या हुआ है? बचा हुआ अमाउंट यानी n हो गया। ठीक, फॉर्मूला जानते हैं n = n0 हाफ टू द पावर n। तो ये भाई 1/8 है, इसको 1 ले लीजिए तो 1/2 n हो जाएगा। ये 1/2 टू द पावर 3 = 1/2 की पावर n। n की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी और t = फॉर्मूला होता है n × t हाफ, यानी कितना हो जाएगा? 3 × 12। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा? 36 दिन। यही आंसर हो जाएगा बी, ए वाला, सॉरी। न्यूक्लियस विद Z = 92 emit the following in sequence अल्फा अल्फा बीटा माइनस बीटा माइनस अल्फा 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 बीटा माइनस माइनस बीटा प्लस प्लस। तो ये अल्फा में की बात करेंगे बच्चों तो एटॉमिक नंबर हमको निकालना है, एटॉमिक नंबर Z निकालना है। तो इसमें 2 कम हो जाता है, ठीक है, और हमारे पास इसमें क्या होता है? 1 प्लस हो जाता है और इसमें जो होता है इसमें 1 माइनस हो जाता है। तो अगर हमें Z निकालना है तो ओरिजिनल हमारे पास कितना है? 92 है, माइनस हो जाएगा अल्फा 2, कम होगा कितने हैं अल्फा? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएगा। ठीक है, और 2 किस में कम हो जाएगा? प्लस वाले, बीटा प्लस वाले, -2 × 1 हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा 1 × 4, यानी कितना हो गया? 92 - 16 - 2 और प्लस 4, 16 2 18, 18 यहाँ पे 92 और 4 96 हो गया। 96 माइनस ये हो गया 96 - 18 यानी 16 8 8 आ जाएगा, ये 78, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अ 20 किलोग्राम वैगन इज पुश्ड विद द फोर्स ऑफ 7 न्यूटन फॉर 1.5 सेकेंड, then with the force of 5 Newton for 1.7 second and then for force of 10 Newton for 3 second in the same direction. What is the change in velocity brought about? जरा देखिएगा, एक्सेलरेशन, क्योंकि फोर्स लगा रहे हैं, वेलोसिटी में चेंजेस, दैट मींस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है ना, और a = कितना है? F/m, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी F × T/m = चेंज इन वेलोसिटी। तो पहले में कुछ चेंज, फिर दूसरे में चेंज, फिर तीसरे में चेंज, तो यही तीनों को प्लस कर दें तो टोटल चेंज आ जाएगा। ये टोटल कितना आ जाएगा? टोटल आ जाएगा, पहला फोर्स कितना दे रखा है? 7 का दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है? 1.5 / 10, और प्लस दूसरा फोर्स कितना है? 5 का दे रखा है × 1.7 / 10, और प्लस ये कितना दे रखा है बच्चे? ये फोर्स दे रखा है 10 का और टाइम दे रखा है 3 का, डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। 1/10 सीधे बाहर आ गया, 1/10, ठीक है। ये क्या हो गया? 7 × 1.5 और प्लस 5 × 1.7 और प्लस 10 × 3। सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे बेटा यहाँ से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ये 49 आ जाएगा, 49 और डिवाइडेड बाई 10 यानी 4.9 सॉरी 4.9 कहाँ है? सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस डेल्टा U = 0 एंड आइडियल गैस कैन बी बेस्ट रिप्रेजेंटेशन। तो अगर ये डेल्टा U 0 है, डेल्टा U किसका फैक्टर है? U जो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। डेल्टा U 0 यानी T कहीं पे कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट होगा तो चेंज इन टेम्परेचर 0, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी 0। और आप जानते हो कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है, जिसको हम लोग PV = कांस्टेंट पढ़ते हैं आइसोथर्मल। तो वो कहीं दे रखा है क्या? B में दे रखा है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 198 2 person are holding a rope negligible weight tightly at its end so that horizontal a 15 किलोग्राम weight is attached to the rope। यहाँ पे देखिए जरा, एक रोप है जो पहले ऐसे था, अब इस पे 15 किलोग्राम का वेट लटका दिया गया, 15 किलोग्राम। तो ये कुछ इस तरह से लटक जाएगा, यानी ये वाली पोजीशन थी, अब ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये इसमें 15 किलोग्राम बिल्कुल मिड पे होगा, तो ये रोप बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जब हम इस पे 15 किलोग्राम यानी ये 15 kg अगर लटका देंगे तो इधर की तरफ टेंशन जाएगा और इधर की तरफ भी टेंशन आएगा, ठीक। तो यहाँ पे जरा ध्यान दो, जरा इस टेंशन के 2 कंपोनेंट होंगे, ये थीटा अगर है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास कितना हो जाना चाहिए? ये इधर की तरफ एक हो जाएगा हमारे पास, जो
ये थीटा, तो ये वाला भी थीटा, तो ये आ जाएगा टी साइन थीटा और ये वाला टी कॉस थीटा। सेम यहां वाले टेंशन के लिए भी टी साइन थीटा यहां पे। इक्विलिब्रियम वाली केस में जब हम लोग करेंगे तो 2t साइन थीटा बराबर mg हो जाएगा, यानी t इज इक्वल टू mg अपॉन 2 साइन थीटा। अगर इक्विलिब्रियम क्या कहा है, कंप्लीटली स्टेट। कंप्लीटली स्टेट का मतलब ये जो एंगल थीटा है इसको कितना होना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। तो अगर जीरो हो जाएगा तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो, यानी इस केस में t की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफिनाइट हो जाएगी, यानी इनफिनाइटली लार्ज। ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। An ideal gas is allowed to expand freely against a vacuum in rigid insulated container. The gas undergoes. तो ये तो भाई बिल्कुल मेमोरेबल क्वेश्चन है कि कोई गैस को अलाउ एक्सपेंड करेंगे फ्रीली अगेंस्ट वैक्यूम, तो उसमें गैस अंडरगोस क्या होगा, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी बिल्कुल नहीं, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी बिल्कुल नहीं, नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज इन टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी। यानी इस सिचुएशन में टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता है, दोनों कांस्टेंट, तो इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं होगा। इन द फिगर द ब्लॉक ए बी सी ऑफ मास ए ईच हैव द एक्सेलरेशन a1 a2 a3 respectively. f1 and f2 are the external forces of the magnitude 2 mg and mg. यहाँ पे दो एक्सटर्नल फोर्सेस रेस्पेक्टिवली दे रखे हैं। यहाँ पे mm मास का इन द फिगर ब्लॉक ए बी एंड सी ऑफ मास m, ठीक है। ईच हैव एक्सेलरेशन a1 a2 a3। यहाँ पे देखिए जरा, इसमें ये है टेंशन दोनों में सेम होगा। यहाँ पे देखिए 2 mg अगर इसके ऊपर लगा हुआ है फोर्स, तो यहाँ पे किस तरह से हम लोग इसका इक्वेशन लिखेंगे। तो इक्वेशन लिखने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए बेटा, यहाँ पे फोर्स लगाया जा रहा है 2 mg, तो यहाँ पे कितना हो जा रहा है 2 mg हो जाएगा और माइनस ये mg इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ma हो जाएगा, ठीक। तो a1 मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, mg इज इक्वल टू ma, यानी यहाँ पे तो ये a1 इज इक्वल टू g हो गया। अब दूसरे वाले में देखिए, यहाँ पे m2 लगा हुआ है, यहाँ पे m लगा हुआ है, तो ये नीचे की तरफ कितना 2 mg काम करेगा और ये टेंशन t काम कर रहा है, यहाँ टेंशन t काम कर रहा है, यहाँ नीचे की तरफ mg काम कर रहा। तो यहाँ दूसरे वाले में देखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 mg, ये हमारे पास एक ज्यादा होगा, ये नीचे की तरफ आ रहा होगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 mg माइनस टी इज इक्वल टू 2m इंटू ए, ठीक है। a2 लिख लेते हैं, ये वाले केस में t इसको ऊपर ले जा रहा है, तो t माइनस कितना हो जाएगा, mg इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इंटू a2, क्योंकि जो एक्सेलरेशन यहाँ ऊपर होगा वही एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा। तो t से t तो कट गया बेटा, यहाँ पे कितना आ गया 213 3ma2, और यहाँ पे कितना हो गया 2 और माइनस ये था 1 बचा, ठीक है। तो यहाँ mg इज इक्वल टू कितना होगा 213m इंटू a3, a से एक m से m कट गया, कितना आ गया g/3 इज इक्वल टू a3, ये बन गया। यहाँ पे भी टेंशन हमारे पास ये t होगा, इसमें एक टेंशन t होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, तीसरे में सिचुएशन थोड़ा सा डिफरेंट है बेटा, ये नीचे फोर्स लगाया जा रहा, तो ये यहाँ तीसरे वाले में क्या बनेगा, t माइनस mg इज इक्वल टू a3। यहाँ पे एक m मास ये और लगा होता है जो कि कंफ्यूज कर देता है इस फिगर से, वो नहीं है, ये m भी मास लग रहा। तो यहाँ पे कितना होगा, ये नीचे का मास ज्यादा बड़ा होगा, यानी mg ये भी काम कर रहा प्लस ये mg ये भी काम कर रहा, माइनस t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m मास लगा हुआ है, यहाँ पे भी m था तो इसको m यहाँ छूटा था, m लिख लीजिए, m इंटू a3 हो जाएगा। टोटल t से t तो कट गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा mg 2mg माइनस mg mg हो जाएगा, और ये 2m a3 हो जाएगा, m से m कटा, ये g/2 इज इक्वल टू a3, यानी a1 आया हमारे पास g, a2 आया g/3 और a3 आया g/2। तो g सबसे बड़ा है, उससे छोटा क्या होगा g/2 और सबसे छोटा होगा g/3, है ना। तो यानी हमारे पास a1 होगा, उसके बाद a3 होगा, उसके बाद a2 होगा। तो ध्यान दे दीजिए जरा कहाँ पे है, तो यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए बेटा, यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे 2 होगा, यानी a1 बड़ा होगा, उससे छोटा a3 और सबसे छोटा हमारा a2 होगा, यानी बी ऑप्शन इसके लिए सही होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आंसर की में भी बी ही दिया, लेकिन यहाँ थोड़ा सा करेक्शन है, इसको ध्यान दीजिएगा, B3, ठीक है, बी बिल्कुल सही होगा। ओके बच्चों, तो ये हम लोग ने पूरा
सोल्यूशन देखा, होपफुली आप करेक्ट कर लिए होगे, देख लिए होगे सोल्यूशन। फिर से जो नहीं आया उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करिएगा और फिर से उसको रिवाइज करिएगा। जहां कैलकुलेशन मैंने नहीं की है अब आपको वहां पे कैलकुलेशन करना है। ओके बच्चों, बाय बाय।